सेठ बिहार बोर्ड हिंदी की पुस्तक है बसंत भाग तीसरा, जिसमें अध्याय हमारा 12 है पानी की कहानी। इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। देखिए, ये पानी की कहानी एक निबंध है जिसमें लेखक रामचंद्र तिवारी ने एक ओस की बूंद के माध्यम से जीवन चक्र और महत्व को समझाया है। ओस की बूंद लेखक के हाथ पे गिरती है और बताती है कि कैसे अरबों साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उसका जन्म हुआ। वह जल चक्र की यात्रा वर्णन करती है, जिससे वह समुद्र में भाप बनकर बादल बनती है, फिर वर्षा रूप में धरती पर गिरती है। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। प्रश्न अभ्यास पाठ से पहला सवाल, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? देखिए, यहाँ पे पहले पृष्ठ पे नज़र डालेंगे तो मैं आगे ही बढ़ा था कि बैर की झाड़ी पर मोती सी एक ओस की बूंद मेरे हाथों पर आ पड़ी। कहाँ मिली? तो लेखक बताते हैं बैर की झाड़ियों में मिली। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, लेखक को ओस की बूंद बैर की झाड़ी पर मिली जब लेखक सुबह के समय उस झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो एक बूंद उसके कलाई पर गिरी और फिर हथेली पर सरक गई। ये हमारा आंसर हो गया पहले का। अगला है दूसरा, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ये बताना है। देखिए, यहाँ पे नज़र डालिए, उसकी बड़ी जड़ें, ठीक है, यानी पेड़ की छोटी जड़ें और जड़ों के रोएं हैं। रोएं बड़े निर्दयी होते हैं, मुझ जैसे असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी पर खींच लेते हैं। जो ओस की बूंद जो है वो हवा में उड़कर वाष्पीकरण होना चाहती है, ठीक है, सूर्योदय का इंतज़ार करती है, लेकिन ये जो जड़ें हैं पेड़ों के उसको ज़मीन में दबाना चाहते हैं, इसीलिए उसको क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। इसका उत्तर हम लिखेंगे ऐसे। देखिए, हम ऐसे करेंगे, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंद से घूमने वाली बूंदों को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह 3 दिनों तक सतत में रही, ठीक है, प्रयास में रही, संघर्ष की। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला है, देखिए तीसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज यानी पुरखा क्यों कहा? देखिए, ओस की बूंद ने कहा पुरखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, क्योंकि जल का निर्माण इन्हीं तत्वों से हुआ है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पानी का जन्म ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग से ही हुआ है, तो इसी कारण बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज या पुरखा कहा। ठीक, अगला सवाल हमारा चौथा है, पानी की कहानी के आधार पे पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए, पानी का जन्म कैसे हुआ, उसका जीवन यात्रा क्या है, जल चक्र के बारे में बताना है। ठीक, देखिए, बारिश होती है, नदियों में जाता है, फिर समुद्र में जाता है, वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, तो ऐसे हमें बताना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं पूरा कर लेना है। पानी का जन्म पृथ्वी पर लाखों साल पहले हुआ था, ठीक है, तो कैसे वाष्पीकरण होता है, फिर ठंडा होता है, बादल बनते हैं, ये पूरा आपको लिख लेना है ब्यौरा। अगला है हमारा पांचवा, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, ओस की बूंद सूर्योदय का प्रतीक्षा कर रही थी। कब सूरज उगे ताकि वह वाष्पित होकर उड़ सके और वापस आसमान में जा सके। वह सूर्य की ऊष्मा से उड़ने की शक्ति पाना चाहती थी। बात समझ में आ गई? तो वो सूर्योदय का इंतज़ार कर रही थी। देखिए, अगला सवाल है पाठ से आगे वाले सवाल। पहला, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक, और पानी की कहानी की तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है। देखिए, इसका उत्तर काफ़ी आसान है। हम ऐसे करेंगे, जल चक्र में पानी का वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, बादल बनते हैं, वर्षा का अपवाह शामिल है, जबकि पानी की कहानी में पानी के विभिन्न रूप के अनुभवों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, ज्वालामुखी के साथ बाहर आना और जड़ों से पत्तियों तक पहुंचना। लेखक ने पानी की सफ़र को बड़े ही सरल भाषा में एक आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें पानी के उद्गम से लेकर वर्तमान स्थिति तक वर्णन है। ये हमारा उत्तर हो गया इस पहले का।
अगला है दूसरा, पानी की कहानी में पाठ से ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं बता रही है और लेखक केवल श्रोता है, सुनने वाला है। इस आत्मक कथात्मक शैली में आप किसी भी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखना है। तो आपको एक कहानी लिखनी है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वही आपको कर लेने हैं। तीसरा देखिए क्या है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती, संतुलन होता है। इसका उत्तर लिखेंगे, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है, ठीक है, जिससे कि आसपास के वातावरण में तापमान को संतुलन रखने की मदद मिलती है, बैलेंस रखने की मदद मिलती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण वह गर्मी को अवशोषित करता है और रात में धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे कि दिन और रात का तापमान ज़्यादा अंतर नहीं होता। समुद्री हवा में नमी बनी रहती है जो तापमान को नियंत्रित करती है, यही कारण हो गया। 4 नंबर, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में, ठीक है, बोटनी में क्या कहते हैं इसको। क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है, जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ ऐसे करेंगे, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ से पत्ते तक पानी पहुँचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं और इस क्रिया को बोटनी में संवहन बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अनुमान और कल्पना, ये 3 सवाल है, ये आपको अपने से करने हैं। भाषा की बात है तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक। आपको क्रिया खोजना है तो वहाँ पे आपको कर लेना है 5, ठीक। समाप्त होता है आज का सेशन, धन्यवाद।